हेलो, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ लॉगरिथम। ये जो मैथमेटिक्स फाउंडेशन सीरीज जो शाहीन ने स्टार्ट की थी, ये इस सीरीज का लास्ट लेक्चर है और आज हम लोग लॉगरिथम के एप्लीकेशंस सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सीरीज थी ये मैथमेटिक्स का डर हटाने में यूजफुल रही है आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि इसके बाद नीट प्रिपरेशन में या फिर इन सम केसेस जेई प्रिपरेशन में अब आप लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। मैथमेटिक्स की वजह से जो आपकी फिजिक्स की पढ़ाई और फिजिकल केमिस्ट्री की पढ़ाई अटक जाती थी, वो अब थोड़ा आगे बढ़ेगी, है ना। वो एक फैक्टर खत्म होगा जो कि आपको ब्लॉक कर रहा था। अगर एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसके मैथ्स का डर या मैथ्स की वजह से फिजिक्स का डर इस सीरीज की वजह से अगर खत्म हो गया है, तो मैं इस सीरीज के ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल रहा हूं। उम्मीद करता हूं सक्सेसफुल रहा हूं। आज बेटा हम लोग लॉगरिथम के एप्लीकेशंस पर ध्यान देते हैं और एक अजीब सा सवाल है जो मैथ्स के टीचर्स को फेस करना पड़ता है। मैथ्स के टीचर को अक्सर एक सवाल फेस करना पड़ता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसका काम क्या है। बड़ा गुस्सा आता है जब भी ये सवाल कोई पूछता है ठीक है, आप जो पढ़ा रहे हैं उसका काम क्या है। फॉर्चुनेटली उसका एक अच्छा जवाब एटलीस्ट लॉगरिथम के बारे में मेरे पास है। वो जवाब भी आप लोगों को दे देता हूं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लॉगरिथम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बेटा एक बार जल्दी से लॉगरिथम में हमने जो चीजें पढ़ी हैं उनको रिव्यू कर लेते हैं और आज बेटा उनके एप्लीकेशंस पर क्वेश्चन करते हैं। एप्लीकेशंस पर वो क्वेश्चन जो कि बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी और सब्जेक्ट के हैं। ये किसी और सब्जेक्ट अभी बताता हूं क्या है। उन क्वेश्चंस को बेटा देखते हैं, है ना, और जिसमें कि लॉगरिथम बैकग्राउंड रहेगा, जिसमें कैलकुलेशंस में लॉगरिथम इन्वॉल्व रहेंगी। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है बेटा कि लॉगरिथम में जो कैलकुलेशन होती हैं उनसे आपका डर खत्म हो जाए। आप डरना बंद कर दो ये लॉग वाली कैलकुलेशन से। समझ गए बेटा? तो जरा देखना बेटा, तो लॉगरिथम का जल्दी से एक बार वापस समरी करें बेटा। लॉग a टू द बेस b अगर c के बराबर हो, दिस इज इक्विवेलेंट टू b रेज टू पावर c a होगा। ये दोनों बातें बेटा बिल्कुल इक्विवेलेंट है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया, है ना। यहां तक बोर्ड दिख रहा है, वेरी गुड। ठीक है बेटा, दूसरी चीज जो आपको बेटा मैंने बताई वो क्या थी? वो ये थी बेटा कि log टू द बेस e अगर a हो, इट इज सिनोनिमस विथ ln a, और सिंपली log a में बेस 10 होता है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में बेटा हम लोग मोस्टली ln से काम चलाते हैं। इसके बाद बेटा आपको एडिशनल प्रॉपर्टीज बताई। ln ऑफ 1 क्या होता है बेटा? 0। और सिर्फ ln ऑफ 1 नहीं, log ऑफ 1 भी क्या होता है? 0 टू एनी बेस। ln 1 log 1 0 होता है बेटा, सेम प्रॉपर्टी है। फिर आपको एक और प्रॉपर्टी बताई, log b रेज टू पावर n टू द बेस b, या उससे पहले b log बेस b कितना होता है बेटा? 1। सिमिलरली ln e कितना होता है? 1। दोनों एक ही प्रॉपर्टी है। फिर आपको बेटा एक प्रॉपर्टी और बताई थी। इसमें एक और प्रॉपर्टी क्या थी कि log टू द बेस b b रेज टू पावर n होता है, और सिमिलरली बेटा इसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी थी ln e रेज टू पावर n होता है। ठीक है बेटा, इनको करने के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी वो थी log या ln के टर्म में कर रहा हूं, ln c इंटू डी क्या होता है बेटा? ln c प्लस ln d। प्रोडक्ट एक्सपैंड हो जाता है लॉग के अंदर में, ये कमाल है लॉग का। ln c अपॉन d क्या था बेटा? ln c अपॉन d ln c माइनस ln d हो जाता है। ln c रेज टू पावर n, बेस b कुछ भी ले लो बेटा। ये n, ये बेस ln में बेस की क्या बात कर रहे हो? लॉग रहता तो बेस रहता, ये मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं। n ln c बन जाता है। क्लियर है बेटा ये प्रॉपर्टीज भी?
इसके बाद बेटा कल की क्लास में हमने दो और प्रॉपर्टीज़ निकाली थी, लास्ट क्लास में दो और प्रॉपर्टीज़ निकाली थी। एक निकाला था बेटा ln e रेज टू पावर x, x होता है, जो कि इनफैक्ट यही प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे किया था, और दूसरा था बेटा e रेज टू पावर ln x, x होता है। आया बेटा समझ में ये सारी प्रॉपर्टीज सबको? वेरी गुड। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं बेटा, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं लॉगरिथम पर बेस्ड। बेटा जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस टाइम पर पूरी कंट्री में कोरोना वायरस नाम की बीमारी है जो कि फैली हुई है, फैल रही है, और उससे हर जगह जो है प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, डेफिनेटली मैं नहीं जानता हूं कि ये लेक्चर आप कब देख रहे हो। अगर आप एज ए प्रीमियर देख रहे हो या अभी इमीडिएटली एज ए करंट बैच में देख रहे हो तो डेफिनेटली आप जानते हो कि राइट नाउ सिचुएशन ये है कि हर जगह कोरोना वायरस की वजह से सब चीज़ें बंद हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना। मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऑन अदर हैंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी उससे हो रही हैं। ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप आज से कुछ टाइम बाद में हो, तो उस केस में अगर एक आध साल बाद है तो क्या ये पीरियड रहा होगा उसके बारे में आप जानते होंगे। तो बेटा एक कंट्री में कोरोना वायरस के जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो x हैं, ठीक है, और वो जो x हैं वो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। x इज इक्वल टू, या क्वेश्चन है नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस in a country follow number of coronavirus cases in a country follow x is equal to 100 e raised to power 100 e raised to power 10t, या t by 10, ये ज्यादा अच्छा है, t by 10, where t is time in days, where t is time in days। कोरोना वायरस जो फैलता है ना, इनिशियल स्टेजेस में कोरोना वायरस इसी इक्वेशन को फॉलो करता है, और इस इक्वेशन के एप्लीकेशन में लॉग की जरूरत पड़ती है। तो अब कोई ये तो नहीं पूछेगा ना कि लॉग का काम क्या है। लॉग का बेटा बहुत काम है, एपिडेमिक्स के स्टडी में लॉग काम आता है। आया बेटा समझ में? एपिडेमिक्स के स्टडी में लॉग काम आता है, ठीक है। ये बेटा मैंने एक इक्वेशन बना दी, ठीक है। तो बेटा जल्दी से बताना, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, है ना। उससे पहले आपको कुछ डेटा गिवन है, हालांकि मैंने कहा था ये गिवन डेटा हम लोगों को याद रहता है। गिवन क्या है बेटा? गिवन है ln2 बेटा कितना होगा? 0.693, कल बताया था मैंने। 1/e होगा बेटा 0.37। ये दो डेटा बस काफ़ी है। एक्चुअली मोस्टली फिजिक्स में ये दो डेटा काफ़ी है, ln10 की जरूरत भी नहीं पड़ती। ln2 0.693 है और 1/e क्या है? 0.37। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ केसेस at t is equal to 10 days and t is equal to 30 days। 30 days को बेटा हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ मान सकते हैं। फाइंड नंबर ऑफ केसेस at t equal to 10 days and t equal to 30 days। ठीक है, 10 डेज और 30 डेज पे नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे ये हमें पता लगाना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। सिंपली क्या करना है, t को 10 डाल दो, t को बेटा 10 डाल दो, x आ जाएगा।
x विल बी इक्वल टू, और ज़रूरी नहीं है हर कैलकुलेशन में लॉग हो, मैं तो हर तरह की कैलकुलेशन कर रहा हूँ बेटा, आगे कुछ कैलकुलेशन में लॉग आएगी भी, कुछ कैलकुलेशन में लॉग नहीं भी आएगा। x इक्वल टू 100 e रेज टू पावर, t को अगर 10 डालोगे बेटा, दिस विल बी 10/10, दिस विल बी इक्वल टू 100 e। और अगर मैं मान लूँ कि e की वैल्यू 2.72 होती है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 इंटू 2.72 एंड दैट इज इक्वल टू 272 केसेस। ठीक है बेटा, तो 10 दिन बाद जो 100 केस थे, और बाय द वे टाइम को 0 डालने से e रेज टू पावर 01 हो गया, तो नंबर ऑफ केसेस 100 थे। तो डे 0 पर 100 केसेस थे, और डे 10 पर अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करता रहता है तो 272 केसेस अप्रोक्सीमेटली होंगे। ठीक है, बाय द वे ये सब रूल अप्रोक्सीमेट फॉलो होता है, एग्जैक्ट नहीं, पर ठीक है चलता है। एपिडेमिक्स की स्टडी ऐसी ही होती है, ऐसी इसको स्टडी करते हैं। टी को 30 डाल के देखो बेटा, एक्स कितना होगा, एक्स हो जाएगा 100 ई रेज टू पावर 30/10, दैट इज इक्वल टू 100 ई क्यूब। और ई क्यूब कितना होगा, ई क्यूब कितना होगा, 100 ई क्यूब। मैं जस्ट बेटा जानना चाहता हूँ, हालांकि ठीक है 2.72 क्यूब हम निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास कैलकुलेटर रखा है, जल्दी से मैं चेक करता हूँ बेटा ई क्यूब कितना होता है कैलकुलेटर में, क्योंकि मुझे लग रहा है देखना चाहिए क्या आंसर आ रहा है ना। ई क्यूब बेटा 20 है अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज 100 इंटू 20, और बेटा ये केसेस कितने हो गए, 2000 केसेस। एक महीने के अंदर अंदर बेटा केसेस 100 से बढ़ के कितने हो गए हैं बेटा, 2000 केसेस। समझ गए, 10 दिन में तो ठीक ही लग रहा था 272 केसेस, लेकिन अब एक महीने में हालत खराब हो गई है। कितने केसेस हैं बेटा, 2000 केसेस विद इन ए मंथ। आगे देखना बेटा, अगला क्वेश्चन, मैं डेटा वही यूज कर रहा हूं बेटा, गिवन हटा रहा हूं, क्वेश्चन वहां पे लिख रहा हूं, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, गिवन डेटा आपके पास है अवेलेबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, इस बीमारी को स्टडी करते हुए अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड टाइम व्हेन नंबर ऑफ केसेस विल बी 1000। चलो ये ठीक है, फाइंड टाइम व्हेन नंबर ऑफ केसेस विल बी 1000। तो क्या करें बेटा, x को 1000 डालते हैं और t के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे बेटा, और बढ़ाते हैं 1000 एंड 10,000। फाइंड टाइम व्हेन नंबर ऑफ केसेस विल बी 1000 एंड 10,000। तो पहले बेटा क्या करते हैं, x की जगह 1000 रख देते हैं और t के लिए सॉल्व करते हैं, है ना। क्लास ज्यादा सीरियस हो गई बेटा, सीरियस टॉपिक है, सीरियस टॉपिक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा एग्जैक्टली यही इक्वेशंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जैक्टली यही इक्वेशंस हैं, लेकिन स्टिल इक्वेशन सिमिलर रहती है। और एपिडेमिक्स के जो लोग स्टडी करते हैं उनको ये सब कैलकुलेशन करनी पड़ती है। समझ गए बेटा, x को बेटा फर्स्ट टाइम कितना डाल देते हैं, 1000। 1000 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर t/10। अब कैसे सॉल्व करें, क्या करो बेटा, दोनों साइड ln ले लो, लॉग ले लो, दोनों साइड बेटा ln ले लो, तो ln 1000 हो जाएगा, और 100 था ना यहाँ पे, 100 ई रेज टू पावर t/10। 2 0 तो बेटा गया, लेकिन अब 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा लिख लो ln 10 इज इक्वल टू ln ई रेज टू पावर t/10। सेम ऑपरेशन दोनों साइड पर मैं कर सकता हूं ना, दोनों साइड पर बेटा सेम ऑपरेशन कर सकता हूं ना। और दोनों साइड पर बेटा जब सेम ऑपरेशन करेंगे, है ना, तो ln 10 हो जाएगा बेटा t/10, ये पावर क्या होगा, बाहर उतर आएगा, राइट, ln e। और बेटा ln e कितना होता है, 1। ln 10 हालांकि मैंने अभी नहीं लिखवाया था, कल की क्लास में लिखवाया था, और नहीं लिखवाया होता मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता। मैं राइट नाउ कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं राइट नाउ इस पर ध्यान दे रहा हूं कि जस्ट मैं इस कोरोना वायरस को स्टडी करना चाहता हूं।
तो ln 10 कितना हो जाएगा बेटा? 2.303 इज इक्वल टू t बाई 10। इससे बेटा टाइम अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली बेटा 23 डेज। ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम 0 पर पहले दिन केस कितने थे बेटा? 100। आया समझ में? स्टार्टिंग में बेटा केस कितने थे? 100। 10 दिन बाद हमने देखा था केस लगभग 273 हो गए थे। ठीक है, बढ़ रहे हैं। 23 डेज में बेटा केस कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, 1000 पहुंच गए। और हालत यह है कि 30 डेज में वो 2000 पहुंच गए, है ना? थोड़ा डर लग रहा है ना इसको पढ़ सुनते हुए, ये कैलकुलेशंस करते हुए। बेटा जो लोग लॉग के बारे में जानते थे, है ना, शुरू से ये चीज रियलाइज कर चुके थे कि कितनी खतरनाक बीमारी होती है, कितनी खतरनाक बीमारी होगी अगर वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। कोई भी एपिडेमिक अगर इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है बेटा, बहुत खतरनाक हो जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं बेटा 10,000 केसेस, 10,000। अब क्या करते हैं बेटा? 10,000 डाल देते हैं, डाल दे 10,000। हाँ, 10,000। एक्स को कितना डाल रहा हूं बेटा? 10,000। ये लो, 10,000 इक्वल टू 100 ई रेज टू पावर टी बाई 10। 2 जीरो बेटा कट गया है, यहां 100 बचा। ई रेज टू पावर टी बाई 10 इक्वल टू 100। हिम्मत करते हैं, दोनों साइड बेटा ln ले लेते हैं। तो ln ई रेज टू पावर टी बाई 10 इक्वल टू ln 100। और ln 100 को लिख सकते हैं बेटा ln 10 स्क्वायर, और ये 2 को भी बेटा बाहर उतार सकते हैं, और ये जो पावर है इसको भी बेटा बाहर उतार सकते हैं, है ना? नीचे अभी जगह है, हाँ हो जाएगा। तो t बाई 10 ln e किसके बराबर हो गया बेटा? 2 ln 10 के। ln e बेटा 1 हो गया, ln 10 2.303 हो गया। टाइम हो गया बेटा लगभग 46 डेज, अराउंड 46 डेज बेटा ये बीमारी 100 से निकलकर 10,000 तक पहुंच चुकी है। आया बेटा समझ में? अराउंड 46 डेज ये बीमारी 100 से निकलकर 10,000 तक पहुंच चुकी है। इस बीमारी का कोई कंट्रोल ही नहीं है क्या? कंट्रोल बेटा तभी है जब इस इक्वेशन को आप चेंज कर सको। अगर इस इक्वेशन को आप मॉडिफाई नहीं करते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आया बेटा समझ में? अगला क्वेश्चन, इसको मिटाता हूं, है ना? अगला क्वेश्चन है बेटा, इन हाउ मेनी डेज विल द केस डबल? कितने दिन में बेटा केस डबल हो जाएगा? तो टाइम 0 पर ई रेज टू पावर 1 हो गया, 100 केसेस थे। कितने डेज में बेटा केस जो है डबल हो जाएगा? ठीक है, कितने डेज में बेटा ये केस डबल होगा? देखो बेटा, केस डबल होने के लिए x को बेटा कितना डाल देते हैं? 200 डाल दे। 200 इज इक्वल टू 100 ई रेज टू पावर t बाई 10। इसका मतलब ई रेज टू पावर t बाई 10 क्या हो गया बेटा? 2। दोनों साइड अगर ln ले लें तो t बाई 10 ln e इज इक्वल टू ln 2। और बेटा ln e कितना है? 1। ln 2 कितना है? हमने डिस्कस किया था 0.693। इससे बेटा t बाई 10 किसके बराबर हो गया? 0.693 के। t बेटा 6.93 डेज हो गया। समवेयर इन 7 डेज नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे बेटा? डबल, है ना? इसको अक्सर बेटा आप लोग सुनोगे डबलिंग रेट कहा जाता है। इसको बेटा क्या कहा जाता है? डबलिंग रेट,
है ना। और कोरोना वायरस की अगर आप रिपोर्ट्स को फॉलो करोगे तो अक्सर आपको सुनने को मिलेगा कि कोरोना वायरस का इस कंट्री में डबलिंग रेट ये है, वो यहीं से आता है बेटा, है ना। केसेस को डबल करके देखते हैं टाइम कितना हो रहा है, जो टाइम उसमें लगता है बेटा उसको क्या कहते हैं, डबलिंग रेट। आया समझ में सबको, ठीक है। ये मत पूछना आपके लॉगरिथम का काम क्या है, बहुत काम की चीज है ना। अगला देखना बेटा, इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज will the cases reach 100,000, है ना। सीरियस क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी डेज विल द केसेस रीच 100,000, 100,000 बेटा 1,00,000 केसेस, राइट। 1,00,000 केसेस, 1,00,000 केसेस कब हो जाएंगे। एक्स की जगह बेटा 100,000 डाल दो, 100,000 इज इक्वल टू 100 ई रेज टू पावर टी बाई 10। 2 जीरो बेटा कट गया, 3 जीरो बचा है, दोनों साइड लॉग ले ले। ln 1000 विल बिकम ln ई रेज टू पावर टी बाई 10, ठीक है। और ln 1000 बेटा हो जाएगा ln 10 क्यूब, ln 10 क्यूब इज इक्वल टू ln ई रेज टू पावर टी बाई 10। और बेटा ये पावर भी सामने उतर जाएगा, ये टी बाई 10 भी सामने उतर जाएगा, यानी बेटा 3 ln 10 कितना हो गया, टी बाई 10 ln ई। और ln 10 अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था बेटा, 3 इंटू 2.3010, और ln ई बेटा कितना हो गया 1, दिस इज इक्वल टू टी बाई 10। टी बेटा 23 इंटू 3 हो गया अप्रोक्सीमेटली 69 डेज, 70 डेज, हाँ 69 डेज, 70 डेज, 70 डेज में समवेयर ओवर 2 months, 2 to 3 months के बीच में 1,00,000 को आप क्रॉस कर चुके हो। जस्ट 2 to 3 डेज लगा, 2 to 3 months के अंदर 100 केसेस से स्टार्ट किया बेटा, 1,00,000 पहुंचने में कितना टाइम लगा, जस्ट 70 डेज, 69 डेज। आया बेटा समझ में, समझ में आया। और क्या समझ में आया, क्या समझ में आया बेटा। पहली चीज जो आप लोगों को समझ में आई होगी, है ना। और कोरोना वायरस सच में एटलीस्ट स्टार्टिंग के फेज में बेटा कोरोना वायरस इसी ग्राफ को फॉलो करता है। कोरोना वायरस के ग्रोथ के 3 स्टेज होते हैं, बीमारी कुछ यूं जाती है फिर कम होती है। ये जो पार्ट है बेटा ये इसी ग्राफ को फॉलो करता है, ठीक है। और ताकि फिर हम जल्दी से इस पार्ट में स्विच करें, तभी जो है वो सेफ्टी के थ्रू होता है, उनके लिए स्टेप्स लेने होते हैं, है ना, तभी वो कंट्रोल में आता है। अभी तो बेटा हम लोग इस बीमारी के बीच में रह रहे हैं, अभी क्या होना है मालूम भी नहीं है। अगर आप 1-8 साल आगे देख रहे हो तो आपको मालूम होगा कि फाइनली कोरोना वायरस का ग्राफ कैसा दिखा, ठीक है। लेकिन अगर कंट्रोल में नहीं आए बेटा तो ये खौफनाक बीमारी है, फैलती जाती है, फैलती जाती है। तो पहली चीज तो डेफिनेटली आपको ये पता चली कि कोरोना वायरस खतरनाक है, प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने चाहिए डेफिनेटली। दूसरी चीज आपको ये पता चली बेटा, ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग जेई के लिए प्रिपेयर करने वाले भी इस वीडियो को देखेंगे, कुछ लोग ऐसे ही टाइम पास, है ना। एक चीज बेटा ध्यान देना, है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें और सीखने की, खास कि अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, खास कि आपका टारगेट डॉक्टर बनना है बेटा, बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है, ठीक है, सीरियस प्रोफेशन है बेटा। जो इक्वेशन आपको यहां दिख रही है वो अक्सर लोगों की लाइफ डेथ का सवाल होती है ना। आप बैठ के कुछ पढ़ रहे हो, ये पार्ट ऐसा होता है, ये पार्ट ऐसा होता है, ये पार्ट ऐसा होता है, ब्रेन के ये पार्ट होते हैं, इसका ये पार्ट होता है, कुछ कुछ आप पढ़ रहे हो। फिर किसी इलनेस के बारे में पढ़ा, ये इलनेस ये होती है, ये इलनेस ये होती है, ये तो आप पढ़ते हो। लेकिन बेटा ये बहुत सीरियस चीज़ है, क्योंकि लोगों के लिए वो लाइफ एंड डेथ का इशू बन जाती है जब चीज़ें गड़बड़ होती हैं, है ना। लेकिन फिर भी बेटा हम लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, है ना, हम लोग फिर भी हंसी मजाक करते रहते हैं बेटा, क्योंकि
उतना सीरियस होकर कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हंसी मजाक जहाँ कर सकते हैं बेटा, डेफिनेटली करते ही रहना चाहिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ बेटा थोड़ा सा इस लेक्चर को सुनकर थोड़ा सा बेटा आप भी अपने सीरियस हो जाओगे। कई स्टूडेंट्स बेटा ऐसे होते हैं, है ना, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल है वो, इस एज में उनको समझ में नहीं आता है सीरियसनेस, लाइफ की सीरियसनेस नहीं समझते, है ना, वो आराम से रिलैक्स मस्ती में, है ना, मम्मी पापा ने एडमिशन करा दिया तो पढ़ाई करना है। बेटा जल्दी से उस फेज से आगे निकलो। आप लोग जो इस लेक्चर को देख रहे हो बेटा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब बच्चे नहीं हैं लेकिन बड़े भी नहीं हैं, अभी बच्चे से बड़े होने के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, बच्चे से बड़े होने के ट्रांजिशन स्टेज में है। बचपन में क्या होता है बेटा, बचपन में क्या होता है, बचपन में जो लाइफ की टेंशन होती है, पेरेंट्स की पूरी कोशिश रहती है बच्चों के ऊपर ना आए, ठीक है ना। इन रियलिटी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के ऊपर ना आए, है ना। लेकिन जब आप बड़े होते हो बेटा तो हर चीज़ के बारे में आपको सोचना पड़ता है ना। कहाँ से कमाओगे, क्या खाओगे, कैसे करोगे, कैसे अपनी लाइफ को लीड करोगे, ये सब चीज़ें बेटा बड़े होकर अपने ऊपर से सोचना पड़ता है, खुद अपने डिसीजन लेना पड़ता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। अभी आप लोग बीच के स्टेज में हो, डेफिनेटली आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको मालूम है कि कंपटीशन के लिए हम कैसा प्रिपेयर करते हैं, वो आपके कैरियर पर कंसिक्वेंसेस होंगे, ठीक है, ये आपको मालूम है। लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारे लोग, ये बड़े वाला स्टेज है कि आपके अंदर ये मैच्योरिटी आ चुकी है कि आपको मालूम है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ ये मेरे कैरियर को अफेक्ट करेगा, है ना। मैं पढ़ाई करके अच्छा करके मेडिसिन निकालता हूँ, इंजीनियरिंग निकालता हूँ, ये आपके कैरियर को अफेक्ट करेगा, आपकी लाइफ कैसी लीड होती है उसको डिसाइड करेगा। ऐसा थोड़ी है कि पूरी लाइफ में पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ऑन अदर हैंड बहुत से लोग बचपन वाले मोड में भी होते हैं, आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, है ना, पेरेंट्स ने एडमिशन करा दिया है तो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, ये बचपन वाला मोड है। अभी ये समझ में नहीं आया है कि उस पढ़ाई के कुछ कंसिक्वेंसेस होने। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि जल्दी आप लोग जो है बचपन वाले मोड से बड़े वाले मोड में आ जाओगे, लेकिन फिर भी बेटा मस्ती करते रहना, ठीक है। ये भी एक और फैक्ट है बेटा कि सीरियसनेस को समझने के बाद भी जो पर्सन ज़्यादा सीरियस हो जाता है ना, वो अटक जाता है, और जो लोग रिलैक्स रहते हैं, थोड़ा सा ये एटीट्यूड, मेहनत करते हैं, अपनी पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर ये एटीट्यूड रहता है कि जो होगा देखेंगे, है ना, सब अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, ईश्वर पे छोड़ दिया। ऐसे लोग बेटा अक्सर ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जो टेंशन नहीं लेते हैं चीज़ों की। टेंशन सिर्फ इस चीज़ के लेते हैं कि हाँ हम जो काम करेंगे कंसिक्वेंसेस उसके होंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर उसके लिए मेहनत करते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले यूजुअली गड़बड़ाते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, कि जो पढ़ाई कर रहे हो या जो पढ़ाई नहीं कर रहे हो उसका इफेक्ट होगा, उसका बेटा इफेक्ट तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गई आज की क्लास, इतनी सीरियस क्लास मेरी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो रिलैक्स करने के लिए चलते हैं केमिस्ट्री में। देखो बेटा अगला सवाल, हाँ, है ना, तो केमिस्ट्री फिजिक्स मिक्स है, कई चीज़ें केमिस्ट्री और फिजिक्स में बेटा कॉमन होती हैं, खास के न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह। तो कोरोना वायरस के केसेस के बारे में पढ़ते पढ़ते चीज़ें बहुत सीरियस हो गई थी, तो मूड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैंने एक बम फोड़ दिया, न्यूक्लियर बम। ऐसी है मेरे साथ, ऐसी होता रहता है ना, ठीक है। तो मूड को ऐसे ही हमने एक न्यूक्लियर बम फोड़ दिया। जब न्यूक्लियर बम फोड़ दिया बेटा तो एक पर्टिकुलर जगह में ढेर सारी रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, ठीक है। जो रेडियो एक्टिविटी का रेट है उसका फॉर्मूला है ना, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है बेटा, उसकी टेंशन मत लो। रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है ना इज गिवन बाय रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मैंने कहा था ना मस्ती कर रहे हैं, कुछ मस्ती नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई करो। रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज गिवन बाय R is equal to R naught e raised to power minus lambda t। अब बेटा हम लोग जस्ट कैलकुलेशन पर ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस पर कहानी पे स्टोरी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब बेटा हम लोग कैलकुलेशन पर ही ध्यान देंगे। ये R क्या है बेटा, R जो है रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, R नॉट बेटा कांस्टेंट है, R नॉट कोई कांस्टेंट है, ठीक है। बाय द वे टाइम 0 डाल दोगे तो ई रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, तो टाइम 0 पर रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, R नॉट।
तो आर नॉट कॉन्स्टेंट का एक फिजिकल मीनिंग बता सकते हो कि स्टार्टिंग रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी कैसी है। और ये लैम्डा भी बेटा एक कांस्टेंट है, लैम्डा भी एक कांस्टेंट है, और टी बेटा टाइम है, टाइम इन सेकेंड्स, टाइम इन सेकेंड्स, राइट। वेरी गुड। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब जरा सा कुछ क्वेश्चन है उनको करते हैं। यहाँ नीचे मैं क्वेश्चन लिखूंगा और यहाँ पे उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है, फाइंड रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एट टी इज इक्वल टू, या लैम्डा को हटाओ ना बेटा, ई रेज टू पावर माइनस टी, टाइम टी इन आवर्स से चलेगा, टाइम इज टी इन आवर्स, हाँ, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी ऐसे चलेगा। एट टी इक्वल टू 2 आवर्स या टी इक्वल टू 1 आवर्स, यही चलेगा। एंड टी इज इक्वल टू 5 आवर्स। तो जल्दी से बेटा टी को 1 और 5 डाल दें। इसका आंसर क्या होगा बेटा, एट 1 आवर आर इज इक्वल टू आर नॉट ई रेज टू पावर -1, ये हो जाएगा बेटा आर नॉट अपॉन ई विच इज इक्वल टू 0.37 आर नॉट। ठीक है, टी को 1 डालने से बेटा ई रेज टू पावर -1 हो गया। 1 घंटे बाद ई रेज टू पावर -1 हो गया, ई रेज टू पावर -1 बेटा 1 अपॉन ई हो गया। इससे आर कितना हो गया, आर नॉट अपॉन ई, 1 अपॉन ई बेटा आपको बताया था 0.37 होता है। 1 अपॉन ई अगर 0.37 होता है तो आर कितना हो गया, 0.37 आर नॉट। उम्मीद करता हूँ बेटा कैलकुलेशन क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट इसके बाद एट 5 आवर्स बेटा, एट 5 आवर्स r is equal to r naught e raised to power -5, this is equal to r naught upon e raised to power 5। अब चूंकि ये कोई कोरोना वायरस का केस नहीं है जो कि इमीडिएटली हमारे सामने है, बल्कि न्यूक्लियर बम का केस है जो कि अभी उतना सामने नहीं है, तो अभी हम लोग इतना कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं दे रहे। आगे बढ़ते हैं, वरना निकाल सकते हो बेटा कैलकुलेटर से कितना होता है एक्चुअली। नेक्स्ट बेटा इसके बाद, और ये क्यों मिटाया मैंने, ये तो रखना था, इज गिवन बाय r is equal to r naught e raised to power -t। बढ़िया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड टाइम, फाइंड टाइम एट विच r इक्वल टू r नॉट बाई 2। तो r को बेटा क्या डालना है, r नॉट बाई डालकर देख लेते हैं बेटा। r को r नॉट बाई 2 डाल के बेटा टाइम निकालना है। फाइंड टाइम एट विच r इक्वल टू r नॉट बाई 2। तो इस फॉर्मूले में बेटा r को कितना डाल देंगे, r नॉट बाई 2। बेटा मैं आपको कंफर्टेबल करना, बाय द वे मेरा पर्पस आज का एक और ये भी था बेटा कि इस तरह की कैलकुलेशन से आप कंफर्टेबल हो जाओ। मेन पर्पस तो वही है, मेन इसीलिए बेटा इस कोर्स का पार्ट है ये, कि इस तरह की कैलकुलेशन से आप कंफर्टेबल हो जाओ बेटा। फिजिक्स में ऐसी कैलकुलेशन आती है, अगर इन कैलकुलेशन से कंफर्टेबल रहोगे तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा। r नॉट बाई 2 इज इक्वल टू r नॉट ई रेज टू पावर -t, यानी 1 बाई 2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -t। दोनों साइड बेटा अगर ln ले लें तो दिस विल बिकम ln 1 बाई 2 इज इक्वल टू ln ई रेज टू पावर -t। अब बेटा दो काम करने जा रहा हूँ, एक तो ये 1/2 को लिखूंगा 2 रेज टू पावर -1, या एक एक करके कर लेते हैं। 2 रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू ln e रेज टू पावर -t। अब बेटा एक काम ये करूंगा, ये -1 को सामने उतार दूंगा, याद है आपको पावर सामने उतर जाती है। दूसरा काम ये करूंगा बेटा कि -t को सामने उतार दूंगा, ये बन जाएगा बेटा -ln2 इज इक्वल टू -t ln e। ln e बेटा 1 है, ln2 0.693 है, डिस्कस किया था। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा 0.693। ठीक है, टाइम किस में, आवर्स में लिया था मैंने, 0.693 आवर्स। और इस टाइम को बेटा हाफ लाइफ कहते हैं किसी भी रेडियो एक्टिविटी की, किसी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन की या कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट की जिसका रिएक्शन हो रहा है, उसके लिए बेटा इसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। हो सकता है आपने कहीं सुना हो हाफ लाइफ कार्बन 14 डेटिंग के लेकर, है ना, जो भी हो।
इस कुछ चीज को क्या कहते हैं बेटा, हाफ लाइफ। आया समझ में? नेक्स्ट बेटा इसके बाद अगला क्वेश्चन, फाइंड टाइम एट विच find time at which r equal to r naught by 16। इस बार बेटा r को क्या डाल दो, r naught by 16 और लग जाओ कैलकुलेशन में। देखो बेटा r को r naught by 16 कैसे डालोगे, जरा ध्यान से देखना। r को बेटा अगर r naught by 16, ये 2 बार क्यों हो गया, एक बार काफी था। r को r naught by 16 डाल दो बेटा, r naught by 16 इज इक्वल टू r naught e रेज टू पावर माइनस t। ठीक है, r naught by 2 इज इक्वल टू r naught e रेज टू पावर माइनस t। r naught को बेटा उड़ा दो, ये 1/16 हो गया, दोनों साइड ln ले लो, ln 1/16 इज इक्वल टू ln e रेज टू पावर माइनस t। और बेटा 1/16 को लिख सकते हो 2 रेज टू पावर माइनस 4, लिख सकते हो ना। देखो 16 हो गया 2 रेज टू पावर 4, 1/2 रेज टू पावर 4 हो गया 2 रेज टू पावर माइनस 4। इसको लिख सकते हो बेटा ln e रेज टू पावर माइनस t। बेटा ये -4 को बाहर उतार लो, ये -t को बाहर उतार लो, इससे हो जाएगा बेटा -4 ln 2 इज इक्वल टू -t ln e। ये ln e बेटा 1 हो गया, ये ln 2 0.693 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, t बेटा 4 into 0.693 हो गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन करना है जो कि बड़ी मेहनत का काम है। 4 3 द 12, 2 आ गया, 1 आ गया है ना, 1 मेरे हाथ में है। 9 4 द 36, 37, 3 मेरे हाथ में है। 6 4 द 24, 25 26 27 मेरे हाथ में है। 2.772 आवर्स अगर मैंने कैलकुलेशन ठीक किया। आया बेटा समझ में? चल क्या रहा है, चल ये रहा है बेटा कि फिजिक्स में इस तरह की कैलकुलेशन बेटा आती हैं और ऐसे कैलकुलेशन में आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, ln आता रहता है बेटा, ln 2 उसमें आता रहता है। एक्चुअली सेम टाइप ऑफ कैलकुलेशन होती है जो बार बार रिपीट होती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, वंस अगेन बेटा मेरा फोकस बिल्कुल भी पीछे के मैकेनिज्म पर नहीं है, मेरा फोकस सिर्फ इस पे है कि इक्वेशन हम लोगों से सॉल्व हो। ठीक है, तो देखना बेटा अगला क्वेश्चन। ये फॉर्मूला बेटा क्लास 12 के टॉपिक में आता है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। Q इज इक्वल टू CE 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस t बाई RC। और यहां पे बेटा Q चार्ज होता है, Q क्या होता है, चार्ज। C, E और R कांस्टेंट होते हैं। ये C सेम C यहां भी है, कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, और स्मॉल e ऑफ कोर्स अपना 2.72 के आसपास होता है। तो मेरा क्वेश्चन है बेटा फाइंड Q एट T इक्वल टू RC। T को बेटा RC डालो और Q फाइंड करो, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है फाइंड T1 Q इज इक्वल टू CE बाई 2। तो एक पार्ट में बेटा T को RC डालकर Q निकालना है, सेकेंड पार्ट में बेटा Q को CE बाई 2 डाल के T निकालना है। दो क्वेश्चन है बेटा, दोनों कैलकुलेशन पर बेस्ड है। इधर मिटा लेता हूं बेटा, फर्स्ट पार्ट पे फोकस करता हूं। मेरा पूरा फोकस बेटा इस वक्त कैलकुलेशन पर है। ध्यान से देखो कि आप भी इस कैलकुलेशन को फॉलो कर पाओ, क्योंकि बेटा इसी लेवल की कैलकुलेशन आपको करनी है। इनफैक्ट यही कैलकुलेशन बाद में आपको करनी है। ठीक है, तो बेटा देखना जरा सा, T को RC डाल दो तो Q हो जाएगा बेटा CE 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस RC अपॉन RC। ये हो गया बेटा CE 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू CE 1 माइनस 1 अपॉन E।
1/e बेटा 0.37 होता है, मालूम है ना सबको। CE 1 माइनस 0.37, ये हो गया बेटा 0.63 CE। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट के आंसर में बेटा Q को डाल दो CE/2। एक्चुअली मैं इसको पूरा मिटा के फिर से ऊपर से कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह लगेगी बेटा उस कैलकुलेशन को करने में। उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आ गया है ना, ठीक है। अब बेटा इधर पूरा मिटा के मैं ऊपर से नीचे फिर से एक बार कर रहा हूँ, जरा इसको मिटा रहा हूँ बेटा। ऑफ कोर्स आप लोग लेक्चर पॉज करके आराम से कॉपी करके आगे प्रोसीड कर सकते हो, इसीलिए मैं इतना जल्दी मिटा रहा हूँ, ठीक है, वरना फिर मुझे रुकना पड़ता। एनीवे सेकेंड पार्ट में बेटा Q को CE/2 डाल दो, तो CE/2 हो जाएगा बेटा CE माइनस, ब्रैकेट खोल रहा हूँ बेटा, या CE अभी ब्रैकेट मत खोलो, बाद में खोलेंगे, 1 माइनस e रेस टू पावर माइनस t/RC। इस बार बेटा C कट गया, ये 1/2 बचा, 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस e रेस टू पावर माइनस t/RC। समझ में आ गया। ऑफ कोर्स आप मुझे पॉज करो, क्वेश्चन को कंप्लीट करो, बाद में सिर्फ देखना मैच किया कि नहीं, ठीक है बेटा। इससे बेटा e रेस टू पावर माइनस t/RC 1 माइनस हाफ हो जाएगा, विच इज इक्वल टू हाफ। दोनों साइड बेटा अगर ln ले लेंगे, ln e रेस टू पावर माइनस t/RC इज इक्वल टू ln हाफ, और बेटा ये सामने चला जाएगा, माइनस t/RC ln e, और 1/2 को लिख लो बेटा ln 2 रेस टू पावर माइनस 1, और ये -1 को अगले स्टेप में बाहर ले जाओ, ln e को बेटा क्या बना दो 1, माइनस t/RC बेटा हो जाएगा -1 ln 2, इससे बेटा माइनस माइनस प्लस कर दो, t हो जाएगा बेटा RC ln 2। आपका मन करे तो बेटा ln 2 की जगह डाल सकते हो 0.693। आया समझ में बेटा? अगर आपने अभी तक का पूरे 30 लेक्चर्स का कोर्स देखते हुए यहां तक पहुंच गए हो तो मुबारक हो, ठीक है। मेरा तो कोर्स यहीं पे खत्म हो गया बेटा। यहां तक पहुंचने वाले बेटा दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो कि बहुत मेहनत के साथ सब चीज़ कवर करते हुए आए होंगे, अच्छी उनकी नॉलेज होगी, है ना, और सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ऑलरेडी एक्साइटेड होंगे कि जाएं और स्टार्ट करें फिजिक्स, है ना। सेकेंड टाइप कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे बेटा जो बीच में कुछ पार्ट शुरू में तो बड़े जोश से देखा होगा, लेकिन बीच में थोड़ा सन्नाटे में आ गए होंगे, और कुछ पार्ट ऐसा होगा बेटा जो सर के ऊपर से गया होगा। परफेक्टली नॉर्मल है, परफेक्टली नॉर्मल है बेटा। और यही रीज़न है कि ये लेक्चर हम लोगों ने यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं, बल्कि मेनली यूट्यूब पर डालने का मेन रीज़न वही है, ठीक है। तो बेटा अगर ये सर के ऊपर से गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम बर्बाद हो गया या आपसे फिजिक्स नहीं होगी। याद रखना कि ये लेक्चर आपने पढ़ा है, लॉग का लेक्चर आपने पढ़ा है, ठीक है। और आगे फिजिक्स पढ़ते हुए कभी भी अगर अटक जाओ, लॉग की वजह से अटक जाओ, लॉग की कैलकुलेशन की वजह से अटक जाओ, तो वापस आकर देख लेना बेटा, ठीक है। कुछ ना कुछ याद रखो जिससे कि ये लेक्चर आप सर्च कर पाओ, ठीक है। शायद कुछ लाइब्रेरी में ऐड करो। देखो बेटा आप लोग लेटेस्ट जनरेशन के लोग हो, यूट्यूब फेसबुक से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, है ना। मैं ऑर्कुट के ज़माने का आदमी कहाँ ये सब चीज़ें जानता हूँ। तो बेटा जो भी है बेटा ज़रा सा उसको ज़रा ध्यान से देखो, इंश्योर करो। ऑर्कुट, क्या बहुत सारे लोगों ने ऑर्कुट का नाम भी नहीं सुना है, क्या किया जाए, वक्त बदल चुका है पर कोई बात नहीं, है ना। ऑर्कुट है ना, बहुत काम की चीज़ थी, है ना। तो पॉइंट ये है बेटा कि आप लोग जो है बेटा याद रखो कि ऐसा कोई लेक्चर हमने देखा था, और ज़रूरत पड़े तो आप वापस आके इन लेक्चर्स को देख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि एक बार इन लेक्चर को देखो और फिर ख़त्म हो जाए और कभी रेफर नहीं करो। इन लेक्चर को बेटा सेव करके रख सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो और किसी टॉपिक में अटकोगे तो मैं आपसे कहूँगा कि जाओ वो चीज़ देखो, वो आपने पढ़ी हुई है, वहाँ पे आपको सिखाया था, उसको चेक कर लो। मेरे लिए एक हैंडी टूल है, मैं डायरेक्टली रेफर कर सकता हूँ, वहाँ पर देख लो बेटा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं और किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कहीं और किसी टीचर से पढ़ रहे हो, तो भी बेटा आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, इसमें हमने टाइम स्पेंड किया है, और अगर उस चीज़ में अटकने लगो तो वापस आके रिवाइज करो। डिफ्रेंसिएशन आपने पढ़ा, समझ में आ गया, बढ़िया।
जब जाओगे 2 महीने बाद देखोगे डिफरेंशिएशन भूल गए हो। टेंशन नहीं, वापस आके रिवाइज करो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। मुझे बेटा ये लेक्चर्स बनाने में बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ इन्हें देखने में आप लोगों को भी मज़ा आया और कुछ सीखने को भी मिला। थैंक्स अ लॉट।